देखो, आज अपन पढ़ेंगे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अगर कोई भी इंसान, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी मनुष्य अगर कानून का पालन कर रहा है ना, क्या कर रहा है, कानून का पालन कर रहा है, तो उसका जीवन कोई नहीं छीन सकता और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई भी नहीं छीन सकता। अगर आप भारत देश के बनाए गए कानून के हिसाब से अपना काम कर रहे हो, है ना, कानून के दायरे में रहकर के यदि आप अपना काम कर रहे हो, तो कोई भी आपकी स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई तुमने कुछ भी किसी को कुछ बोल दिए या छोटा मोटा लड़ाई हो गया तो पुलिस आएगी तुमको सीधे गिरफ्तार करके जा लेगी। पुलिस एक ही शर्त पे आपको गिरफ्तार कर सकती है, जब आपने संगीन अपराध जैसे कि मर्डर, कोई बहुत मर्डर किया हो, किसी के साथ दुष्कर्म किया हो, कुछ भी किया हो, किसी का हाफ मर्डर किया हो, तभी पुलिस आकर के आपको डायरेक्ट उठाएगी और जेल में जाकर के बंद कर देगी। अन्यथा यदि आपने छोटे मोटे अपराध किए हो, चोरी की हो, डकैती की हो, तो इसमें पुलिस को अधिकार नहीं है कि ये आपको ले जाकर के जेल में बंद करे। ये सिर्फ आप पे कार्रवाई कर सकते हैं, सिर्फ संगीन अपराधों में ही। किसमें? संगीन अपराधों में ही आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये आपकी स्वतंत्रता का क्या है? अधिकार है। और इसकी रक्षा कौन करता है? न्यायालय, है ना। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। यदि आपको कोई भी इंसान, पुलिस वाला ज़बरदस्ती गिरफ्तार कर रहा है, तो आप उसको बोल करके अपना वकील को बुलवा करके आप, है ना, बुलवा सकते हो और अपना बचाव कर सकते हो। इसके अलावा पुलिस के लिए ये आवश्यक है कि वे अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। यदि कोई भी पुलिस यदि आपको गिरफ्तार कर रही है तो 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, अंडरलाइन कर लो, 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको 24 घंटे के अंदर किसी भी न्यायाधीश के सामने पेश करना पड़ेगा। छिंदवाड़ा में कोर्ट है, आप जानते हो ना, वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? पेश करना पड़ेगा। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं है। भले ही आपने तुरंत चोरी करे और पुलिस वाले ने देख भी लिया कि आपने चोरी करे हो, लेकिन पुलिस वाले ये निर्णय नहीं कर सकता कि आप चोर हो। तुम चोर हो या नहीं हो, इसका निर्णय कौन करेगा? न्यायालय करेगा, कोर्ट करेगा, है ना। पुलिस वाला सिर्फ ये कर सकता है, किसी ने अगर कंप्लेंट करा तो वो गिरफ्तार करके लिया बस सकता है, ये बस उसके अधिकार में आता है ना। गिरफ्तार नहीं कर सकता, जेल में बंद नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर देखो तो उल्टी खिचड़ी पकती है, अपनी मनमानी कर रहा है, जे कर रहा है वो कर रहा है, रोब है, हम भैया दरोगा है। काहे के अरविंद केजरीवाल जैसे नेता लोग रहते हैं ना, वो तो सस्पेंड कर देते। दिल्ली की जनता इतनी जागरूक है कि कोई पुलिस वाला वहाँ पर कुछ नहीं बोल सकता। और यहाँ पर अपने एरिया में पुलिस जनता जागरूक नहीं, डरते, अरे साहब जी है, उनके अधिकार पता करो, लेकिन उसके लिए संगठन होना, इकट्ठा होना, है ना कि नहीं। अब यहाँ पर सब लोग डरते पुलिस से, तो फिर डर और रौब बना दिए बिल्कुल ऐसा, है ना कि, जब ये गलत है। जबकि पुलिस का काम ये है कि वो न्याय व्यवस्था को बनाए, जबकि वो अपने पावर का कभी कभी दुरुपयोग भी करते हैं। मैंने खुद थाने गया था तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ इस कंडीशन को, है ना, ऐसा रहता है। देखो, इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले उठाएंगे तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे, ये पुलिस को अधिकार है क्या? नहीं है। किसी भी इंसान का जीवन समाप्त करने के लिए उसने जब बहुत संगीन अपराध किया है, फिर न्यायालय कोर्ट उसको ऑर्डर करता है, और जब जज एक बार वहाँ पे मौत की सज़ा सुना देता है तो उसकी जो नोक रहती है ना पेन की नीब, उसको तोड़ देता है ना। एक बार मौत की सज़ा घोषणा हो गई तो फिर जज खुद फिर विचार नहीं कर सकता कि इसको फिर से जिंदा कर दें। मतलब समझ रहे हो ना, एक बार मृत्यु सज़ा हो गई तो फिर दोबारा जज भी उसको नहीं टाल सकता। सिर्फ राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो उस मृत्यु को रोक सकता है ना। इसलिए वो सोच समझ कर, और मृत्यु सज़ा सुनाने के बाद जज जो होता है अपनी पेन की नींव तोड़ देता है ना। अब देखो, निवारक नज़रबंदी।
सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो। जब कोई इंसान अपराध करेगा उसको तब गिरफ्तार करते हैं। पर इसके अपवाद भी है। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है और उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेज सकता है। अगर पता चल गया अभी तुम लोग जाकर कहीं बम फोड़ने वाले हो, पुलिस को संदेह हुआ जिससे बहुत लोग जान जा सकती है और संदेह उनको पक्का है, तब भी वो तुमको गिरफ्तार थोड़ी कुछ समय के लिए बंद करके रख सकते हैं। इसको नज़रबंदी बोलते कि तुमको नज़रबंद कर दिए, है ना। कई बार होता नहीं है कि खबर फैल जाती है वो दंगा करवाने वाला करके नेता को उठाए और सीधे नज़रबंद कर दिए, है ना कि नहीं। इसको नज़रबंदी कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकते हैं। अब कोई इंसान देश की शांति व्यवस्था सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगी थी, वहाँ के नेता लोग भड़काने काम कर रहे थे, सरकार ने सबको नज़रबंद कर दी, घर भर को सील पैक कर दी और सीधे आर्मी के जवान खड़ी कर दी कि साले तुम लोग दंगा भड़का रहे हो, है ना, हिंदू मुसलमान को भड़का रहे हो, तुम सब बंद हो जाओ बिल्कुल। और मोदी सरकार ने डायरेक्ट क्या करी, धारा 370 लगा करके कश्मीर को भारत देश में विलय कर ली। 70 साल का मुद्दा झटके में 2 महीने में पूरा एंड कर डाली। ये बहुत सही काम लगा था वैसे मुझे। लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। अगर सरकार, अगर पुलिस वाले चाहे तो बंद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए बंद कर सकते हैं। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। अब किसी इंसान को और ज़्यादा नज़रबंद करना तो उसकी अनुमति कौन देगा, सलाहकार बोर्ड देगा। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्रविद्रोही तत्वों से निपटने का अधिकार है। ऐसे तत्व जो असामाजिक होते हैं, जो भड़काने का काम करते, गुंडागर्दी करते, बम फोड़ रहा है, कहीं आतंकवादी फैला रहा है, ऐसे लोग, है ना। और राष्ट्र विद्रोह मतलब राष्ट्र के खिलाफ विद्रोह कर दिए, है ना। इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस वाले को अधिकार दिया जाता है कि तुम उसको उठाओ और सीधे क्या कर दो, नज़रबंद कर दो, दिखाई ना दे। नज़रबंद हो गया, तड़ी पार हो गया, बहुत सारी ये चीज़ चलती रहती है। लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया है। ये तो संविधान में तो अच्छी चीज़ के लिए लिखा है, लेकिन सरकार कभी कभी क्या करती है, इसका दुरुपयोग भी करती है, जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसका दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों तथा निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। कभी कभी सरकार क्या करती है, कोई इंसान जाति बोल रहा है तो उस पर झूठा मूठा केस लगा दो कि ये कुछ कांड करने वाला है और उठाते उसको नज़रबंद कर देते। कई बार पुलिस वाले ऐसा भी करते, सरकार ऐसा भी काम करती है ज़बरदस्ती, है ना। ये नहीं, अब तुमने कुछ गुनाह नहीं करे लेकिन जबरन में तुम्हारे ऊपर थोप दिए कि कुछ करने वाला है और नज़रबंद कर दिए, लिया करके कहाँ कर दिए, पैक जेल में बंद कर दी 3 महीने के लिए। तो ऐसे में आपकी स्वतंत्रता का हनन भी हो रहा है ना, तो परस्पर क्या है, विरोधाभास पैदा होता है। अन्य स्वतंत्रताएं, आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी है, पर इनमें से कोई भी अधिकार निरंकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब आपको भाषण देने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है, और यदि आप ज़्यादा ही बिल्कुल ऐसी अभिव्यक्ति कर रहे हो कि बिल्कुल जनता को भड़का रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, समाज में कुछ ज़्यादा वो कर रहे हो, दंगे फैला रहे हो, मारकाट करवा रहे हो, तो शांति व्यवस्था आप भंग कर रहे हो और नैतिकता के आधार पर आप पर भी सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। भले ही आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन उसका भी कुछ क्या होता है, दायरा होता है। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता के प्रयोग पर यह शर्त है कि शांतिपूर्ण और बिना हथियारे के हो। अब आपको सभा करने की यदि आपको अनुमति दी गई है और जुलूस निकालने की आपको अनुमति मिल गई, इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल तलवार निकालो, बंदूक निकालो और आसमान में गोली दागते हुए अपना परचम लहराते हुए जुलूस निकालो, ऐसा नहीं करना है ना। कि नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से आपको क्या करना है, जुलूस निकालना है। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। अभी लॉकडाउन में लगा ही था, सभा नहीं कर सकते, है ना, सरकार लगा सकती है। प्रशासन इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है। अब सरकार को ये अधिकार है कि भैया अगर तुम चाहो तो अपने एरिया में घोषणा कर सकते हो कि कोई भी इंसान जुलूस नहीं निकालेगा और 5 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, कर्फ्यू लगा दिए।
तो इसका सरकार इस प्रकार दुरुपयोग करती है कि कभी कभी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो जनता की भलाई के लिए होते हैं, है ना, और जनता के अच्छे मुद्दे होते हैं, तो जनता विद्रोह करती है कि हमारे साथ गलत किया गया, है ना कि नहीं। तो सरकार फिर इस नियम का उपयोग करती है और सीधे कर्फ्यू ठोक देती है कि 5 लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। तो उसका सरकार कभी कभी दुरुपयोग भी करती है इन नियमों का। समझ में आ रहा है ना। देखो, लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसकी दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। अगर जनता कैसी हो, एक्टिव हो, जनता यदि सक्रिय हो और सक्रिय होने के बाद सजग हो, सतर्क हो और प्रशासन के कार्यों का विरोध करे कि आप गलत कर रहे हो, आपको इस प्रकार से कर्फ्यू नहीं लगा सकते, है ना, तो इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं हो पाता। लेकिन उसके लिए जनता बिल्कुल सजग होना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए उनको लड़ना आना चाहिए। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंध करने पर अपना असंतोष जगाया था, है ना। संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने कहा था कि अधिकार, जितने मौलिक अधिकार है वो तो कभी बंद होने नहीं चाहिए। जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है तो जो जो बोलना चाहे वो बोल सकता है, ऐसा कुछ कुछ लोग का मानना था, है ना। अब यहाँ पर देखो, जो कौन है, बिल्कुल दुबला पतला सा आदमी। मैं समझता हूँ कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। किसके दृष्टिकोण से? सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। ये कौन है भैया? दुबला पतला आदमी नहीं है, जो बहुत अच्छे सोमनाथ लाहिड़ी नाम है इनका, और संविधान सभा के बाद विवादक है ना। अब देखो, आरोपी इनको सॉरी बोल दो भैया। देखो, आरोपी या अभियुक्ति के अधिकार। किसके अधिकार? आरोपी या अभियुक्ति के अधिकार। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हो। अब किसी इंसान पर बहुत सारे आरोप लग गए, कम से कम 30-40 लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगा दिए, किसने हमारा मर्डर किया है, इसने हमारे घर पे चोरी करी है, ये करी है, वो करी है ना। उसके इतने सारे आरोप मिल गए। इतने सारे आरोप होने के बाद भी वो व्यक्ति चाहे तो खुद की सुरक्षा कर सकता है। कई नेता लोग होते हैं, इनके ऊपर 300, 400 केस चलते रहते हैं, फिर भी नेता बन जाते हो ना। हम प्रायः ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिस पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है। हाँ, किसी पर कोई ने आके आरोप लगा दिया कि इसने चोरी करी, आरोप लग गया, जनता सोचती कि ये चोरी है। अरे भाई, वो चोर नहीं है, उस पर अभी आरोप लगा है। अब उसने चोरी करा है या चोरी नहीं करा है ये न्यायालय सिद्ध करेगा ना, है ना कि नहीं। वो कौन सा हीरो था? संजय दत्त आतंकवादी है। अरे भाई, मीडिया ने जब उड़ाई आतंकवादी, अरे भैया कोर्ट ने सिद्ध नहीं करा, और कोर्ट ने फिर ये बोल दिया कि संजय दत्त आतंकवादी नहीं है। लेकिन जनता और न्यूज़ तो बिल्कुल आतंकवादी गन लेकर के घूम रहा है। ये गन उसने अपनी सुरक्षा के लिए रखा था, किसी को मारने के लिए थोड़ी नहीं रखा था। ऐसा रहता है। ये जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग भी होता है। जैसे कि वही हाथ घर है ना, वहाँ पर जो हाथरस में जो अपराध हुआ है ना, जो पीड़िता के साथ जीभ काटी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई और जिसको जलाया गया। अब उसके जो अपराधी है, उसके अपराधी क्या करेंगे? उसके अपराधी इस अधिकार का उपयोग करेंगे और अपने आप को बचाते रहेंगे और जेल जाने से बच जाएंगे, और ये केस भी 2-3 साल तक चलेगा। तो कहीं पर ये ढीला पड़ेगी नहीं। मतलब अधिकार यहाँ पर क्या लिखा है? किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का अवसर दिया जाता है, अवसर मिलता है ना। लेकिन किन लोग को मिलता है? कि जिनको झूठे दोष पर फंसाया गया, उन लोगों को मिलेगा तो अच्छी बात है। लेकिन जिसने सही मायने में ये सब कांड किया तो उसको तो तुरंत उठा करके फांसी देना चाहिए। तो इसके लिए ये नियम कानून सब बने होते हैं, है ना। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमा के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है ना। 3 अधिकारों का व्यवस्था करता है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिलेगी। अब किसी इंसान ने एक बार चोरी करा तो ऐसा नहीं कि भैया उसी चोरी के लिए उसको 4-5 बार सज़ा मिल जाए। एक बार अपराध करा उसको एक ही बार सज़ा मिलेगी, है ना। एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलती है। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से
अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं करेगा। मतलब कि पिछले बार कोई न्यायालय में सिद्ध हुआ था, अब वो मुकदमा हो गया, तो अब आज अपन ये नहीं बोल सकते कि पिछली बार तुमने अपराध कर रहे थे, तुम वो अपराधी हो, है ना। अगला, किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। मतलब कोई इंसान आरोपी सिद्ध हो गया तो उसको ये नहीं कह सकते कि तुम अपने विरुद्ध साक्ष्य दो, तुम कबूल करो, बिल्कुल तुम कबूल कर ही लो कि तुमने चोरी कर रहे हो। जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते। आपके पास एविडेंस है तो आप प्रूव करो। सामने वाले से आप जबरदस्ती साक्ष्य देने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते हो। अब कहाँ पहुँचे और कहाँ समझे, ये तुम पढ़ते रहना। अब है भैया अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। कितना मासूम मुन्ना प्यारा बच्चा यहाँ पर है जी। देखो जे 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 बेचारे से काम करवा रहा है। देखो बेचारे से काम करवा रहा है यहाँ। देखो वो क्या कर रहा है, लकड़ी तोड़ रहा है बेचारा, है ना कि नहीं। अच्छा कुछ बना रहा है क्या। देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला अपना क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित है। करोड़ों लोग, अपने भारत देश में करोड़ों लोग गरीब है, दलित है, शोषित है, उनका शोषण किया जा रहा है और वंचित है। यह लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी कहते हैं। कई बार क्या होता है, आप लोग जान के हैरान होंगे, कुछ जो हरामखोर किस्म के जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को आते हैं और उनको अपना गुलाम बना लेते हैं कि चलते को हम सुबह से हम रोटी खिलाएंगे और तू हमारे यहाँ 24 घंटे काम कर। बंधुआ मजदूरी करवाते हैं। और जब वो 1-2 साल उनके यहाँ काम कर लेता है तो उसको हमेशा के लिए वहाँ पर गुलाम बना लिया जाता है। इसको बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। ज़बरदस्ती किसी को बंधुआ मजदूर बना लेना, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा क्या अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। जबकि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको अपने व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत सारी चीज़ मिलना चाहिए। लेकिन ज़बरदस्ती क्या करते, उसको बांध लिया जाता है तो काम करना ही पड़ेगा। ज़बरदस्ती कर देते काम कर, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार हर बच्चे को। वही बच्चे जाके केस कर देते तो उन सबकी बाट लग जाए, है ना। बेचारे को कौन समझाएगा इतनी चीज़, है ना कि। देखो इसी प्रकार एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता था। भैया पहले जब देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, आपको क्या पता, इंसान को खरीद लेते थे। कैसे खरीदते थे, अच्छा ये लड़का है क्या, अच्छा चल कितना, 2 लाख, अच्छा हाँ चल ये 2 लाख रुपए ले, हाँ जी मेरा गुलाम बन गया है, अब 24 घंटे तू मेरी सेवा कर। उससे जो चाहे वो काम करवा रहा है। लड़कियों को खरीदने बेचने काम अभी तक चलता है। आप जान के हैरानी होगी आप लोग को, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ मैं। लड़के लोग फंसाते हैं, झांसा देते हैं, हिसाब से दूसरे शहर लेकर के जाते हैं और वहाँ पर उनको बेच दिया जाता है अभी भी वर्तमान में। और सीधे शिप में भर करके विदेश, ना सरकार को पता, ना पुलिस वाले को पता, किसी को नहीं पता, और विदेश में वो बिक गए। एक रियल कंडीशन बता रहा हूँ, कई बार होता है इसी कंडीशन, है ना कि नहीं। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आप लोग को। जबकि ये बहुत बड़ा अपराध है। क्या है, बहुत बड़ा अपराध है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोगों बंधुआ मजदूरी करवाते थे। प्राचीन समय में सब क्या करवाते थे, बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर पर भट्टे में काम करवाने में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और वह कानूनी दंडनीय है। लेकिन अब क्या है, अपराध घोषित कर दिया गया है कि कोई किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता है। देखो संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। जिस बच्चे की उम्र 14 साल से कम है उसको कारखाने और खदान में और खतरनाक काम में अपन नियोजित नहीं कर सकते। आ रहा समझ में, है ना। तो 14 साल से इसको अपन क्या बोलते हैं, बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार और अर्थपूर्ण बनाया गया है। क्लियर, मतलब कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 14 साल से छोटे बच्चे से काम नहीं करवा सकते, है ना। उसको शिक्षा का अधिकार, उसको शिक्षा देना पड़ेगा। अगला होता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आप अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। जिस इंसान को जो धर्म पसंद है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, इस्लाम, जिस धर्म का आपको पालन करना है आप उस धर्म का पालन कर सकते हो। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। ये स्वतंत्रता का, ये भारत देश में है।
लेकिन जो अदर कंट्रीज़ है वहाँ पर प्रतिबंध है कि आप इस धर्म में, इस देश में रह रहे हो, मतलब आपको यहीं के धर्म का पालन करना पड़ेगा। यदि आपने दूसरे धर्म का पालन करे, उठाएंगे और सूली पर चढ़ा देंगे। ऐसा कई देश में होता है। लेकिन भारत देश एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर किसी की आस्था की भावना को ठेस नहीं पहुँचाया जा सकता और हर इंसान को अपने धर्म का पालन करने का क्या दिया गया है, पूरा पूरा अधिकार दिया गया है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया था। तुम जान के हैरान होंगे, अपने हिंदुस्तान में ही जो मुग़ल लोग आए थे, जो मुग़ल शासक थे, जो उधर से आए थे मुग़ल शासक, इन लोगों ने हिंदुओं को मंदिरों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जजिया कर लगा दिया था कि कोई हिंदू मंदिर में नहीं जाएगा। जबरदस्ती उनको चिन्हवा दिए जाते थे। अरे आपको जान के हैरानी होगी, गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे 14 साल के बच्चे, उन लोगों को जबरदस्ती किया गया। कई दिनों तक उनको खाना नहीं दिया गया, कई दिनों तक उनको पानी नहीं दिया गया। उनको बोलो कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम इस्लाम कबूल कर लो। मुग़ल शासकों ने ज़बरदस्ती करे, इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। लेकिन वो बच्चे, उन्होंने कहा कि तुम कुछ कर लो, इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। जिंदा रहे, उनके चारों तरफ दीवार खड़ी कर दी मिट्टी की और उनको जिंदा पूर दिए मुग़ल शासकों ने, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को। इतिहास गवाह है, ऐसे ऐसे शासक हुए, क्रूर शासक। जबरदस्ती मतलब कि धर्म परिवर्तन करवाए, जबकि हर इंसान को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। कोई किसी के धर्म का अपमान नहीं करेगा, लेकिन कई लोग ज्यादती कर देते हैं, है ना। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वे शासक द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार करें। अब मैं राजा बन गया, मैंने बोला मैं हिंदू हूँ, सब लोग बिल्कुल जो हिंदू धर्म को नहीं मानेगा उसको मैं मार दूंगा। ये गलत बात है कि नहीं? बेस हर इंसान को अधिकार है, जो इंसान चाहे उस धर्म का पालन कर सकता है। विभाजन क्यों हुआ? धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, दो भागों में टूट गया। ऐसा कत्लेआम चला। ये मूर्ख लोग होते लड़ने वाले, ये इनके अंदर अकल होती है क्या? नहीं होती। मंद बुद्धि किस्म के लोग होते हैं। अभी यहीं तुमको अपनी एरिया में मिल जाएंगे ऐसे लोग, धर्म के नाम पर एक दूसरे को मारने काटने पर तुले, और दोनों पक्ष में होते, इधर भी होते और उधर भी होते, है ना कि नहीं। एक नेता आया, भड़का दिया, हम हिंदू हमको वोट दो, हम मुसलमान हमको वोट दो। वोट की राजनीति तो होती है। एक जात वाले लोग एक पार्टी बना ली कि हम इसी आदमी को वोट देंगे जो हमारी जात का सपोर्ट करता है। उमरेठी में बता रहा हूँ, मतलब कई ऐसी जगह है, मतलब ऐसा होता ही है ना कि नहीं। लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकारा गया है। अगला होता है आपका आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, निर्णय कर सकता है कि वह किस धर्म का पालन नहीं करेगा या किस धर्म का पालन करेगा। भले आपका जन्म अभी किसी अलग धर्म में हुआ है, आप चाहो तो दूसरे धर्म का पालन भी कर सकते हो। धर्म अपने अनुसार चुन सकते हो, और तुम ये भी डिसाइड कर सकते हो कि मैं किस धर्म को मानूंगा और किस धर्म को नहीं मानूंगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ ये है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। हर धर्म वाले चाह सकते हैं कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। हर सब इंसान को स्वतंत्रता है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि असीमित अधिकार दे दिए पूरा धर्म का, बिल्कुल तुम उसके आधार पर कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं। उसका भी कुछ प्रतिबंध है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, आपको पता है हिंदू धर्म में कहा जाता है कि एक सती प्रथा आई है, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। सती प्रथा क्या होती पता है आपको? सती प्रथा का मतलब ये होता है कि यदि किसी औरत की किसी मर्द के साथ शादी हो गई, उसके बाद उसका पति मर गया, तो उस पति की चिता के साथ जिंदा औरत को भी जलाया जाता था। समझ रहे हो? मतलब हस्बैंड एंड मर गया तो समाज क्या करती थी कि उस चिता के ऊपर उस जिंदा नारी को बिठाल करके उसको जलाती थी। लेकिन ये प्रथा प्राचीन, आप बताओ राजा दशरथ जी का जब निधन हुआ था, जब वो स्वर्ग गए थे, तो क्या माता कौशल्या वगैरह के सती हुई थी क्या? ये सब बाद में जोड़ा गया।
धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, है ना, ऐसा होता है। एक से अधिक विवाह और मानव बलि। पहले क्या होता था कि हाँ, अभी मतलब कि जो जो दूसरे धर्म वाले होते हैं, जो और धर्म वाले होते हैं, कई धर्म में चलता है कि हम एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, एक को नहीं पाल पा रहे कर ली 15-15 शादी, है ना कि होता था ऐसा, रियलिटी बता रहा हूँ, अभी भी होता है भैया, अभी भी होता है, समझ रहे हो ना, अभी भी ऐसा रियल में होता है। और धर्म के देते हैं, है ना, बलि, मानव बलि। कुछ कुछ धर्म में भैया मानव की बलि, इंसानों की बलि दी जाती थी। हमारे धर्म में इंसान की बलि चढ़ाना है, इंसान को लेकर गर्दन काट दिए और अर्पण कर दिए, यज्ञ में आहुति दे दी। फंस मत जाना कभी ऐसी जगह में, है ना। भारत देश में अभी भी ऐसी जगह आपको मिल जाएगी जहाँ इंसानों की बलि दी जाती है। मान्यता है, कहीं मुर्गा की दे रहे, कहीं बकरा की दे रहे, कहीं इंसान की दे दे रहा है ना। अब सबकी अपनी अपनी मान्यता होती है ना, लेकिन इंसान की बलि नहीं दे सकते। मानव बलि जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। ऐसे पर एक पिक्चर देखा था मैंने, वो पिक्चर में क्या होता है, पुलिस वाला गया था, पुलिस वाले कोई किस बलि दे दिए, है ना, पिक्चर में मैंने देखा था। हंसने वाली बात नहीं है, रियलिटी है ना, अंधविश्वास है कि नहीं, है ना। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वालों और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थिति अब स्थिति कैसी पैदा होती है, सरकार बोल रही है कि इंसान की बलि मत दो, अब जो लोग भिड़ गए, नहीं हम देंगे इंसान की बलि, है ना, तो भैया विरोध तो हो गई ना, है ना कि नहीं। लेकिन जो इंसान ऐसा काम करता पहले उनकी गर्दन उड़ाओ। भैया इंसान को जिंदा मार रहे हो, समझ रहे हो ना, बलि दे रहे हो इंसान की, उनको उठाओ और उनको पहले काटो, नहीं कि उनको फांसी पे चढ़ाओ पहले। इंसान की कोई बलि देता है क्या। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि यह उनके धर्म पे हस्तक्षेप किया जा रहा है। जैसे कि सरकार ने एक प्रतिबंध लगाई थी 3 तलाक पर प्रतिबंध, है ना, तो पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय बिफरा गया था। अरे भैया, तुमने शादी करके उसको लेकर के आए और तुम लोग छोटों से झगड़ा हुआ घर पर कि खाना अच्छो नहीं बनाई करके, और तुमने बोल दिया 3 बार तलाक है तलाक है तलाक है, तो सच में तलाक हो गया वह। ऐसा नहीं होते भैया, ये गलत है। तो मोदी सरकार ने ये काम सही करी, है ना कि नहीं। अब यहाँ पर देखो, एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें 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 लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते। सही बात है। अब सरकार ने आज़ादी दे दी है तुम लोग को, सरकार ने आज़ादी दे दी है कि तुम अपने धर्म का प्रचार करो, दिए ना आज़ादी। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते, कोई इंसान गरीब है उसको बोल दिए, जैसे कोई धर्म का है, गरीब है, एक काम करो यार, तुम हमारे धर्म में शामिल हो जाओ, हम तुमको 1 लाख रुपए देंगे। इस प्रकार से लालच दे करके धर्म परिवर्तन करवाए जाते हैं, या फिर डरा करके धर्म परिवर्तन करवाए जाते हैं, है ना। एक धर्म के लोग ज़्यादा हो गए मोहल्ले में, अब वहाँ पर एक ही घर बचा जो दूसरे धर्म का है, ज़बरदस्ती कर रहे उसके साथ, डर दिखा रहे तो हमारे धर्म में शामिल हो जा। ऐसा नहीं होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता सबको अधिकार है। संविधान जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता है। ज़बरदस्ती कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। वह हमें केवल, आप लोग को पता है भी, अपने एरिया में जितने भी ईसाई वगैरह रहते हैं ना, सब पहले मतलब कि हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर के क्रिश्चियन बने हो, है ना। ये धर्म परिवर्तन वगैरह होते रहता है ना, जिससे हमें दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सके। अब देखो, सभी धर्मों की समानता। विभिन्न धर्मावलंबियों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। भारत देश में कई प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार हर धर्म के साथ और हर धर्म के लोगों के साथ समानता का व्यवहार दर्शाए। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष लेगी या नहीं लेगी। भारत का कोई राज्य की धर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये धर्म में यहाँ पर हिंदू लोग ज़्यादा रह रहे मतलब कि हिंदू धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म हो गया, ऐसा नहीं है, है ना। अपने भारत देश में क्या है कि हर धर्म बराबर है, सब धर्म को बिल्कुल बराबर मान्यता दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म प्रधान है, वहाँ का स्पेशल धर्म चलता है मुस्लिम। लेकिन भारत देश में
हिंदू धर्म की मान्यता नहीं है, सब धर्म बराबर है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सब धर्म कैसे है, ये बराबर है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है भैया कि तुम फलाने धर्म के होंगे तभी तुम नेता बन पाओगे। कोई भी धर्म का इंसान नेता बन सकता है और कोई भी धर्म का इंसान नौकरी पानी लग सकता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत हमने ये भी देखा कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाएगा क्या? नहीं। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा। राज्य मतलब कि सरकार जो कोई भी सरकारी स्कूल चला रही है या फिर जो कोई भी सरकारी संस्था चला रही है, वहाँ पर किसी विशेष धर्म का प्रचार सरकार नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि ये धर्म है मतलब इस धर्म का प्रचार करेंगे, है ना। और ना ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और ना ही उनमें प्रवेश के लिए किसी धर्म की वरीयता दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई तुम फलाने धर्म के हो तभी तुम यहाँ पर एडमिशन लोगे स्कूल में, दूसरे धर्म के लोग को हम एडमिशन नहीं दे रहे, ऐसा नहीं बोल सकते सरकार। हर धर्म के इंसान को अधिकार है ना। इन प्रावधानों से धर्म निरपेक्षता को जीवन और बल मिलता है। धर्म निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? भारत देश का हर नागरिक भारत देश में धर्म निरपेक्ष है, मतलब कि यहाँ पर सरकार किसी विशेष धर्म को नहीं मानती। यहाँ पर सब धर्म कैसे है? बराबर है। और इंसान को धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है। इंसान चाहे तो जिस किसी भी धर्म को मानना चाहे मान सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते। अगला है अपना सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। कौन सा अधिकार? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। किसकी उभरती है? विविधता। कि भारत देश में भैया कोई हिंदी बोल रहा हो, कोई मराठी बोल रहा हो, तो कोई संस्कृति बोल रहा हो, कोई अंग्रेजी, इतने सारे प्रकार के लोग रहते हैं। यहाँ से तुम चल जाओ थोड़ी दूर, नागपुर आएगा, नागपुर पर तुमको पल्ले नहीं पड़ेगी और भाव कहता है आपले तोपले ऐसा बोलते रहते हैं, वो समझता नहीं है ना। पंजाबी, कई धर्म को मानने वाले लोग हैं, है ना। कई किसी घर में कुछ दाल चावल बनता है तो किसी घर में मांस मच्छी बनती है, तो किसी घर पर इडली सांभर बनता है। मुंह में आया पानी, कैसी जीभ लपलपाई, है ना कि नहीं। देखो यहाँ पर समझो बारीकी से, मतलब कई प्रकार के धर्मों को मानने वाले क्या होते हैं यहाँ पर लोग रहते हैं। अनेकता मतलब विविधता की छवि क्या होती है? उभरती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक ही टाइप के लोग रह रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप के लोग एक साथ रहते हैं, है ना। यहाँ पर ऐसा है, वरन उसमें काफ़ी विविधता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ छोटे समुदाय और कुछ बड़े हैं। कुछ धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में और कुछ धर्म को मानने वाले लोग गिनती के हैं, है ना, 2.5 घर के है मतलब क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? मान के चलो कि भारत देश में हिंदू की संख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर अन्य धर्मों की संख्या बहुत कम है, तो क्या उनको विवश कर सकते हैं कि तुम जबरन आओ और धर्म अपनाओ? नहीं, सब धर्म बराबर है। भारत देश का प्रत्येक धर्म कैसा है? बराबर है। हमारा संविधान यह मानता है कि विविधता मतलब भारत में कई प्रकार के लोग रहते हैं ना, है ना कि नहीं। कोई अंग्रेजी बोल रहा, कोई संस्कृत बोल रहा, कोई मराठी बोल रहा, कोई तेलुगु बोल रहा, कोई कन्नड़ बोल रहा। कई प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग हैं, कई प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग हैं, कई प्रकार के खाना खाने वाले लोग हैं। इनका कई लोग का पहनावा भी अलग है ना कि नहीं। कई साड़ी पहनते हैं तो कई धोती कुर्ता पहनते हैं। कई लोग के अलग अलग प्रकार के होते टाइप वस्त्रों को पहनने के। सबकी संस्कृति कैसी है? अलग अलग है। इसी को विविधता कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? अपन विविधता कहते हैं। अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। अब मान के चलो कि भाई तुम्हारी जात वाले लोग कम हैं, कोई तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता कि तुम आओ और वाले धर्म को ग्रहण करो, है ना कि नहीं। सबको बराबर अधिकार दिया गया है। अब देखिए भैया, सरदार हुकुम सिंह, यहाँ पर पगड़ी पहने हुए सरदार हुकुम सिंह, संविधान सभा के वाद विवाद, खंड 8, पृष्ठ 322, 26 मई 1949 की बात है। कब की बात है? 26 मई 1949 की बात है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने धाड़ करके संसद में बोला 1949 में, बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करे। बहुसंख्यक, भारत देश में बहुसंख्यक कौन है? हिंदू धर्म।
हिंदू धर्म का ये कर्तव्य है कि वो जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इन सबके साथ इन सबको सुरक्षित महसूस करवाए। ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म के तुम बिल्कुल उनको कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं, सब सुरक्षित रहे, है ना। अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, सब कैसे रहे, सुरक्षित रहे। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। अल्पसंख्यक, कभी कभी क्या होता है कि हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाते हैं, जहाँ पर बहुसंख्यक मुस्लिम है वहाँ पर हिंदू लोग को दिक्कत बन जाती है, जहाँ पर अल्प बहुसंख्यक हिंदू है वहाँ पर मुसलमान लोग। लेकिन ऐसा दंगा ना हो, इसलिए धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है कि धर्म के आधार पर लड़ाई ना हो, है ना। और हर इंसान क्या हो सके, अपने अनुसार जीवित रह सके और जिंदा रह सके, और अपने अनुसार उनकी स्वतंत्रता का अधिकार का हनन ना हो। उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। बहुसंख्यक लोग को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए। ये बोल रहा है कि तुम बहुसंख्यक हो, तुम्हारी जात वाले लोग यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो तुम ऐसा मत समझो, अपने आप को शहंशाह मत समझो। तुम ये सोच के देखो कि अगर तुम्हारा जन्म अगर उस धर्म में हुआ होता, है ना, और कोई तुम्हारे साथ अत्याचार करता तो तुमको कैसा लगता, है ना। इसलिए तुम सबके साथ बराबर व्यवहार करो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। शब्दों पर भी जाओ, थोड़ी बहुत भावनाओं पर भी जाओ, है ना। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आशंकाओं को समझना चाहिए। सुरक्षा की सभी मांगें उसी आशंका पर आधारित है जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर में समानता है। मतलब जो अल्पसंख्यक लोग हैं, भाषा चला सकते हो, है ना, उर्दू भाषा चलती है, उनको अधिकार उर्दू भाषा में पढ़ाई करवा सकते हैं। उनकी लिपि, उनकी नौकरियाँ, जितने प्रकार के धर्म होते हैं, कई प्रकार के जो होते हैं, है ना, सबको क्या दिया गया है, अवसर की समानता दी गई है और बराबर अधिकार दिया गया है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक मान लिया जाता है। केवल धर्म के आधार पर नहीं कि भैया तुम ईसाई हो और तुम लोग की संख्या कम है तो तुम अल्पसंख्यक हो, ऐसा नहीं। भाषा के आधार पर भी। अब मान चलो पूरा भारत देश है और भारत देश में 5,000 लोग बस कोई अलग भाषा बोल रहा है, उनकी लैंग्वेज अलग है बिल्कुल, ना तुमको उनकी लैंग्वेज पल्ले पड़ रही है ना उनको तुम्हारी लैंग्वेज पल्ले पड़ रही है, तो उनको भी उनकी भाषा में बोलने का अधिकार है। तुम ज़बरदस्ती नहीं बोल सकते ये हिंदी में बात कर, ऐसा नहीं बोल सकते तुम। उनको अधिकार है अपनी भाषा को रखने का। कई बार भाषा के आधार पर दंगे छिड़ जाते, महाराष्ट्र में होते हैं, बिहारी लोग आ रहा है और हम महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले, लड़ाई हो गई बिहारी और इन लोग, ऐसा चलता है भैया, है ना, ये नहीं, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक ये देखो, अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह में छोटा है। ऐसे अल्पसंख्यक समूहों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक मतलब कि उनके जैसी भाषा बोलने वाले लोग बहुत कम हैं या फिर उनके जैसे धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। तो ऐसे लोग को क्या बोला जाता है, अल्पसंख्यक कहा जाता है कि ये लोग क्या है, अल्पसंख्यक है ना। ये लोग काय में आ गए, अल्पसंख्यक में आ गए। और उनके अधिकारों की रक्षा कौन करती है, सरकार करती है। अगर सरकार रक्षा नहीं करती ना तो जो बहुसंख्यक लोग हैं अल्पसंख्यक लोग के ऊपर अत्याचार कर करके उनको भी अपने जैसा बना लेते। लेकिन भारत अनेकता में एकता का देश है, यहाँ पर अनेक लोग, अनेक प्रकार के लोग रहते हुए भी एकता है, इसलिए यहाँ पर अनेकता में एकता कहा जाता है। लेकिन कुछ नेता लोग धर्म के नाम पर लड़वाते और वोट की राजनीति करते हैं, ऐसा भी होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किसका अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है। जो मौलिक अधिकारों की सूची बहुत आकर्षक है, बहुत एट्रैक्टिव है मौलिक अधिकारों की सूची। लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफ़ी नहीं है, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। आपने मौलिक अधिकार की सूची तो बना दी है कि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, लेकिन भैया देश में उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा वो भी तो देखो। इंसान को सही मायने में मौलिक अधिकार मिले कि नहीं मिले। नहीं, जहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार दे रहा है और वहाँ पर पुलिस के हाथ डंडे बरसा रहे हो,
काहे की स्वतंत्र तो है ना। तो इसके लिए क्या होता है, व्यवहार मतलब खाली किताब में लिखे होने से वो काम नहीं आएगा। वो जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो रियल में ज़मीनी स्तर पर लागू होना चाहिए, व्यवहार में क्या होना चाहिए, लागू होना चाहिए। और कोई किसी भी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए सरकार के द्वारा। संवैधानिक उपचार, कौन सा उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किया है ना। विकल्प में आ सकता है कभी कभी, है ना। संविधान का हृदय और संविधान की आत्मा किसको बोला गया है, उन्होंने कहा है, उनको नहीं बोले। किसको कहा, संविधानिक उपचारों के अधिकार को, संविधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय, संविधान की आत्मा कही गई है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत, सुनो, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ये अधिकार ये बोला जा रहा है कि जो आपको ऊपर जो 5 मौलिक अधिकार दिए गए ना, यदि कोई भी सरकार या कोई भी नेता, पुलिस वाला, कोई भी इंसान यदि आपके मौलिक अधिकारों को हनन करता है, आपको प्रताड़ित करता है, तो आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट, उससे बड़ा कोर्ट नहीं है, उच्च न्यायालय जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हो कि हमारे स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर या फलाना अधिकार हमसे छीना गया है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है ना। अगर ये अधिकार नहीं होता और लोग बाग को यदि सर्वोच्च न्यायालय लड़ नहीं सकते तो भैया नियम जमीनी स्तर पर लागू हो, है ना, कोई आपके अधिकारों को छीन ना सके, है ना, आपके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कोई ना कर सके, इसीलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकता है। अब मान के चलो कि तुम्हारे गांव को पुलिस वालों ने और सील कर दिए, ज़बरदस्ती दिखा रहा है, तुम्हारे मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है, घर से बाहर कोई निकलेगा नहीं। वो तो सरकार ने लॉकडाउन लगाई इस समय, अभी महामारी की बात अलग है ना, इसकी भी अलग प्रावधान है। महामारी आती है किसी भी प्रकार की तो महामारी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू हो जाता है, उसकी बात क्या है, अलग है, उसकी बात कैसी है, अलग है। क्लियर। देखो, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय सरकार को आदेश कर सकता है, सरकार को डायरेक्ट आदेश कर देगा, सरकार को निर्देश दे देगा कि भैया तुम यहाँ पर मौलिक अधिकार को लागू करवाओ। अब देखो, न्यायालय जो होता है वो कई प्रकार के विशेष आदेश जारी कर सकता है जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। अब देखो कौन कौन से प्रादेशिक रिट होते हैं। देखो पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। जो पुरानी मूवी है ना, तुम्हारे दादा लोग देखते थे जाली मूवी, आज से कम 20-25 साल पहले की, उस समय पुलिस वाले क्या करते थे, देखोगे तुम लोगों ने, हाथी मेरा साथी, बहुत सारी मूवी बनती थी, पुरानी पिक्चर है ना, आजकल नहीं देखते लोग बाग, है ना। पुरानी पिक्चरों में क्या होता था, पुरानी मूवीज़ में रियल कंडीशन दिखाई जाती थी कि पुलिस वाला है, किसी इंसान को गिरफ्तार कर लिया, ज़बरदस्ती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है ना। पहले क्या करते थे पुलिस वाले, ऐसे करते थे, है ना, जबरन किसी को मार दी, जिंदा गाड़ दी, ऐसा करते थे। उस समय इतना मीडिया नहीं था, लेकिन आजकल की बात अलग है, आजकल का ज़माना बदल गया है, इसलिए आजकल भी ज़माने के हिसाब से मूवी बनती है। उस समय का ज़माना कुछ और था, इसलिए उस समय मूवी अलग प्रकार से बनती थी। अभी का ज़माना कुछ और है, इसलिए अभी मूवी अलग प्रकार से बनती है। आने वाला ज़माना कुछ और होगा तो उस समय अलग प्रकार से मूवी बनती है ना। ज़माने को देख करके मूवी बनती है। अगर आपको 20 साल पहले की कंडीशन जानना भारत देश की, तो 20 साल पुरानी मूवी उठा के देखना, वहाँ पर उसी टाइप की कंडीशन के हिसाब से मूवी बनेगी। तो क्या होता था कि यदि किसी इंसान को गैर कानूनी तरीके से अगर बंदी बना लिया गया, किसी इंसान को कैसे बंदी बना लिया गया, गैर कानूनी तरीके से अगर बंदी बना ली पुलिस वालों ने, है ना, और कोई स्पष्ट कारण नहीं दिए कि तुमको गिरफ्तार क्यों करे, जबरदस्ती उठाए चल रहे भरो साले वो गाड़ी में,
2 दिन जेल की हवा खाएगा, उसको अकल जाएगी। ज़बरदस्ती कर लिए, बंदी बना लिए। तो न्यायालय बंदी का प्रत्यक्षीकरण, बंदी को हमारे सामने लेकर के आओ और बताओ क्यों गिरफ्तार करे तुमने। और अगर कारण उचित नहीं मिला तो कोर्ट बोल देगा, हे पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाती है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए और आपने जो बंदी को गिरफ्तार किया है उसको तुरंत रिहा किया जाए। तुरंत रिहा करने का क्या दे देगा, वो आदेश दे देता है। अगला होता है परम आदेश। परम आदेश, देखो यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। न्यायालय के पास परम आदेश जारी करने की सुविधा होती है। और कब जारी होगा, अगर न्यायालय को लगा कि कोई पदाधिकारी, कोई भी एसडीएम, कोई भी पदाधिकारी, एसपी या फलाना कोई भी पदाधिकारी अगर अपने नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है और ज़बरदस्ती किसी को प्रताड़ित कर रहा है, क्या कर रहा है, जबरदस्ती किसी को क्या कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, किसी की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो न्यायालय डायरेक्ट आदेश दे देगा कि भाई साहब तुमको सस्पेंड किया जाता है, तुम अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हो। न्यायालय के पास ये परम आदेश देने की, भले वो किसी भी पदवी पर बैठे हुआ इंसान क्यों ना हो, डायरेक्ट न्यायालय उसको परम आदेश दे देगा। और न्यायालय मतलब लास्ट डिसीजन। और न्यायपालिका यहाँ पर स्वतंत्र है, मतलब न्यायपालिका पर ना कोई नेता दबाव बना सकता है और ना ही कोई स्वतंत्र है। न्यायपालिका के सामने सब बराबर होते, कटघरे में खड़े होना पड़ता है ना। अंधा कानून है, ये अंधा कानून है ना कि नहीं? देखे हो ना पिक्चर वाली, कौन सा हीरो रहता है उसमें, पट्टी बांध देते हैं कानून के ऊपर, अंधा कानून है। चलो तुमने नहीं देखे होंगे यार, मैं पुराने ज़माने का आदमी हूँ, पुरानी पिक्चर पुराने गाने में बहुत पसंद है। देखो अगला है निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करता है। छिंदवाड़ा में जो अदालत है ना, ये निचली अदालत है। उच्च न्यायालय अलग होता है और सर्वोच्च न्यायालय देश का अलग होता है। आपको छिंदवाड़ा में न्याय नहीं मिला, आप उच्च न्यायालय जाइए, वहाँ पर नहीं मिला सर्वोच्च न्यायालय जाइए, है ना कि नहीं? और यदि कोई छोटे मोटे न्यायालय मतलब निचली अदालतें, है ना, निचली अदालतें अगर दुरुपयोग करती है अपने अधिकारों का और अपने अधिकार सीमा का अतिक्रमण करके, मतलब जो फैसला बोनी सुनाना चाहते, कुछ भी फैसला सुना दे, तो सर्वोच्च न्यायालय है उसको ठीक कर सकता है और निषेध आदेश जारी कर सकता है। निषेध आदेश का मतलब जो होता है कि उस अदालत ने जो फलाने इंसान को ये सज़ा सुनाई थी उसको हम निषेध करते हैं और हम बताते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है ना। समझ रहे हो ना, ये कहा जाता है ना। अगली होती है आपकी अधिकार परीक्षा। अधिकार कौन सी? परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त किया गया हो जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद से कार्य करने से रोक देता है। अब कोई इंसान को ऐसे पद पर नियुक्त कर दिए, है ना, किसी इंसान को उठा करके बिल्कुल पुलिस वाला बना दिए, बिना परीक्षा लेके बना दिए, उसको पुलिस वाला बना दिए, है ना। तो न्यायालय को लगता है कि भैया इसने कानूनी अधिकार नहीं इसका ये काम करने का, तो न्यायालय क्या करेगा, डायरेक्ट अधिकार परीक्षा आदेश लगाएगा और उसको उस पद से कार्य करने से रोक देगा। ये सुप्रीम कोर्ट को आदेश होता है। सुप्रीम कोर्ट मतलब बहुत बड़ा कोर्ट होता है भैया, न्यायालय, न्यायपालिका। अगला होता है आपका उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, अगर कोई निचली अदालत ने ज़बरदस्ती, उसको अधिकार नहीं है वो काम करने का और ज़बरदस्ती वो काम करता है, या कोई सरकारी अधिकारी, है ना, बिना अधिकार के कोई काम करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसके ऊपर अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देती है। डायरेक्ट उसका ट्रांसफ़र करवा देंगे। जब तुम्हारे पास भाई इस काम को करने का अधिकार नहीं है, तुमने काम करा तो कैसे करा, चलो भागो दूसरे जिले, अब वहाँ से हम लेकर के आएंगे और उसको यहाँ पर तुम्हारी जगह बिठाएंगे और वो काम करेगा। ऐसा होता है ना कि नहीं? ऐसा होता है। देखो बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है। आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो अल्पसंख्यकों की रक्षा करता है हितों की। राष्ट्रीय महिला आयोग, अगर किसी महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है, जबरन उसके लिए दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि तू जा और तेरे मायके से पैसा लेकर के आ, कई घर में ऐसा होता है ना, जबरदस्ती महिला को प्रताड़ित कर रहा है, ऐसा वैसा जमाने भर का सुना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है ना, तो राष्ट्रीय महिला आयोग उनकी सुनती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि के बारे में सुना होगा। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यकों, महिला और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। अब देखो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या होता है, यहाँ पर समझो इसको, है ना। किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाए। संविधान में अधिकार तो मिल गए कि भाई तुमको ये अधिकार है, तुम बोल सकते हो, तुम अभिव्यक्ति कर सकते हो, तुम स्वतंत्र हो, अधिकार मिल गए, दे तो दिए हो भैया, किताब में लिख तो दिए हो, लेकिन रियलिटी में वो लागू हो रहा है कि नहीं जमीनी स्तर पर, और लोगों को उसका फायदा पहुंच रहा है कि नहीं, वो भी तो देखो, है कि नहीं, वो भी तो देखो। समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो समाज के गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उन लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL या पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR, है ना, जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती है। चौकसी मतलब चौकीदारी करती है कि कहीं किसी इंसान के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, तो इसकी चौकसी कौन करती है? PUCL और PUDR। इस परिप्रेक्ष्य में सन 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। मानवाधिकार बहुत अच्छा आयोग होता है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार में क्या होता है कि अगर किसी के साथ कुछ अपराध हुआ और उसको उचित प्रकार से अगर न्याय नहीं मिला तो उसकी आवाज़ कौन उठाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उठा सकता है। यहाँ पर मौलिक अधिकारों को क्या हो रहा है? हनन हो रहा है। ये होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, हाँ अब देखो कोई लोग छोटे मोटे लोग नहीं होते मानवाधिकार आयोग में, देखो कौन कौन होते मानवाधिकार आयोग में। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश मतलब जो रिटायर हो गया है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश। किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, बड़े बड़े लोग पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। इस प्रकार से मानवाधिकार क्या बनती है? टीम बनती है, और ये टीम बिल्कुल लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय सुरक्षा मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। अब मान के चलो कि कोई व्यक्ति पीड़ित है, मानवाधिकार आयोग कहीं पर जेल गया, कहाँ पर गया वो? जेल, और जेल में जाकर के उन्होंने जेल के कैदियों से बातचीत करे। उतने में एक कैदी ने बोला कि हमको जबरन यहाँ पर बंदी बना लिए, मैंने कुछ नहीं करा था, ऐसा वैसा जाकर के उनने बोला। तो मानवाधिकार के पास अधिकार होता है कि वो उस कैदी की आवाज़ को उठाएंगे और उसको रिहा करवाएंगे, है ना। मानवाधिकार आयोग, देखो जेल में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है मानवाधिकार आयोग। कहीं से उनको पता चला कि भैया ज़बरदस्ती यहाँ पर जेल में पैक कर दिए, तो बंदियों का अध्ययन करने जा सकता है कि किस प्रकार से हो रहा है। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। आयोग को प्रति वर्ष हजारों शिकायतें मिलती है। मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट वगैरह भी होती है। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप उस वेबसाइट पर जाकर के शिकायत दर्ज करवा सकते हो। हर साल हजारों शिकायतें मिलती, इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु मतलब जेल में कैदियों को बंद कर दिए और कैदियों के बीच लड़ाई हो गई, एक कैदी ने दूसरे कैदी को मार डाला, पुलिस वाले कच्छू नहीं कर रहे वहाँ, वो मजे से बिल्कुल टीवी देख रहा है क्या फाइटिंग चल रही करके, WWE, है ना, समझ रहे हो ना। हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, लोग गायब हो गए, क्या हो गए? लोग गायब,
मतलब हिरासत में लिए कैदी बना दिए और वो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चल गया। तो मानव अधिकार आयोग क्या करता है, इनकी जांच करता है। पुलिस की जाति या कार्रवाई ना किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि संबंध। मैं बता रहा हूँ, थाने में मैंने जब ऐसी गया था घूमने के लिए, पुलिस वाले साले इतने, यहाँ पे बता रहा हूँ, अधिकारों का इतना दुरुपयोग करते पूछो मत यार। एक महिला आई, उसने शिकायत लिखवाई किसके खिलाफ, कि यहाँ पर मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। पुलिस वाला उल्टो महिला को चमका रहा है वहाँ पे। यहीं पे इतने हरामखोर नीच किस्म के होते जी, इनको संविधान के दायरे में रह काम नहीं करता। अब इनको कौन बोलेगा, ऐसा यहाँ पर काम किया जा रहा है। सर, संविधान में लिखा कुछ और होता है, रियलिटी में देखोगे ना तुम, ग्राउंड लेवल पर 1% काम भी नहीं होता है। ऐसा मत बोल देना कि जो अधिकार वगैरह है, तो उल्टा तुम्ही को सुना देंगे, है ना। कितने अधिकार नहीं दिए गए, सबसे अधिक अधिकारों का दुरुपयोग यही लोग करते हैं। इसलिए तुम इस पदवी पर जाओगे ना, तो अपने नीचे, तो अगर तुम जाके कल को ऐसा ही बने, पुलिस वाले कुछ भी बने, तो अच्छे से काम करना है ना कि नहीं। तुम भी उनकी जैसे मत बन जाना। देखो, मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों के मामले में जांच के रूप में रहा। देखो, ऐसा हो चुका है। पंजाब में क्या हुआ, कई सारे लोग गायब हो गए, युवक गायब हो गए, कैदी बना के जेल में बंद कर दिए और उनको गायब कर दिए, पता नहीं कहाँ गायब कर दिए, किडनी निकाल के भेज दिए कि फेफड़े निकाल के भेज दिए, पता नहीं। गुजरात दंगों के मामले में है ना, आयोग को स्वयं मुकदमा सुनाने का अधिकार नहीं है। ये सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमे चलाने की सिफारिश कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप देख सकते हो www.nhrc.nic.in पर आप जाइए और मानव अधिकार की वेबसाइट पर जा करके और पता कर लीजिए। अब भैया, राज्य के नीति निर्देशक